नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल सुबह छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोट डलने वाले हैं। विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहा है। पहली तारीख मतदान की जिन राज्यों में कल होने वाला है वो 7 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ सीटों पर सुबह जल्दी 7 बजे शुरू होगा, 3 बजे तक खत्म होगा। कुछ सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक होगा। शायद रोशनी जहां कम रहती है, जंगल का इलाका है, कुछ है नक्सल इलाका है, वहां शायद शाम को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा मतदान, इस तरह की बात है। आपको ध्यान होगा हमने बस्तर की 12 सीटों का एक एक करके 12 सीटों का एक विश्लेषण किया था, आपके सामने जानकारी रखी थी। कल ही के मतदान में 7 तारीख के मतदान में 8 और सीटें भी हैं। ये सीटें हैं राजनांदगांव और कवर्धा, इन 2 जिलों की, जो कि राजनांदगांव संसदीय सीट में आते हैं ये दोनों जिले। पहले राजनांदगांव जिला ही था, पूरा का पूरा अविभाजित राजनांदगांव जिला। ये छत्तीसगढ़ से निकल के ये मध्य प्रदेश तक पहुंचता है ये जिला। और एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, चिल्पी टू चौकी जस्ट लाइक लौकी, ऐसा इस जिले को कहा जाता था। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सरहद पर जो चिल्पी है, जिसको चिल्पी घाटी कहते हैं, जहाँ से कान्हा किसली शुरू होता है, उस चिल्पी से लेके राजनांदगांव जिले के चौकी तक ऐसा एक लंबा सा आकार है राजनांदगांव जिले का, जो बीच में लौकी को बीच से काट के 2 कर दिया गया है। एक हिस्सा कवर्धा कहलाता है, एक हिस्सा राजनांदगांव कहलाता है। लेकिन एक समय ये दिलचस्प था, चिल्पी टू चौकी जस्ट लाइक लौकी, लौकी जैसा लंबा जिला था ये। अब इन दोनों जिलों में, राजनांदगांव और कवर्धा में, कल वोट डलने वाले हैं। यहाँ से कम से कम 2 बड़े नेता खाली हो के बाहर निकलेंगे, जो बाकी पूरे प्रदेश में काम करेंगे। एक हैं डॉक्टर रमन सिंह, जो कि राजनांदगांव से भाजपा के उम्मीदवार हैं, पिछले मुख्यमंत्री हैं। दूसरे हैं मोहम्मद अकबर, जो कि कवर्धा से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। पिछली बार प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, इस बार शायद वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। लेकिन उनका हौसला है कि वो लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के खतरे के बावजूद सीट नहीं बदली। ऐसी नौबत है। कहाँ से शुरू करें शशांक? कवर्धा से शुरू करें। चलिए हम कवर्धा से बातचीत शुरू कर रहे हैं। कवर्धा में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। मोहम्मद अकबर का नाम मतदाता सूची में और चुनाव आयोग के कागजात में अकबर भाई है। हम लेकिन मोहम्मद अकबर नाम से ही जानते हैं, सभी लोग मोहम्मद अकबर नाम से जानते हैं। अकबर भाई है वहाँ दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी एक अकबर भाई को खड़ा किया है। ये जो प्रमुख प्रत्याशी रहते हैं, उनसे मिलते जुलते नाम के उन नामों के लोगों को खड़ा करके कुछ वोटरों को एक गलतफहमी में डालने का काम भी रहता है। वैसे तो अकबर भाई जितनी पार्टियों में हैं सब लड़ सकते हैं, लेकिन ये कई बार ऐसा रहता है। पिछली बार 59,000 से अधिक वोटों से अकबर जीत के आए थे कवर्धा से, जो कि डॉक्टर रमन सिंह का घर है, गृहनगर है उनका। यहाँ की स्थिति क्या है हम शशांक से जानते हैं। शशांक तिवारी हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक, ये मेरे से बेहतर जानते हैं सीटों की जानकारी। शशांक, क्या हाल है कवर्धा का? कल जो पहले चरण की जो जिन 20 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी विधानसभा है कवर्धा। अच्छा, ये 20 में सबसे बड़ी विधानसभा है। ओहो, मैं समझ गया। ये मध्य प्रदेश सीमा तक जी, जो आदिवासी गांव, बैगा गांव फैले हुए हैं दूर दूर तक जंगल में जी, ये वही इसकी वजह से है। ये वजह से प्लस मतदाताओं की संख्या, अच्छा, वो भी ज़्यादा है। सबसे बड़ा कसडोल है, कसडोल के बाद कवर्धा का नाम आता है। अच्छा, 3,32,000 करीब मतदाता हैं। और मुख्य प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी, खर्चा काफ़ी होता होगा कैंडिडेट का। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। खैर, इसमें सरकार के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, आवास पर्यावरण डिपार्टमेंट है, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 4 बार के विधायक हैं,
मोहम्मद अकबर। जोगी के समय भी मंत्री थे, जोगी के समय भी मंत्री शायद थे। खाद्य मंत्री थे। खाद्य मंत्री थे, खाद्य राज्य मंत्री। और उनके खिलाफ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के वर्तमान में महामंत्री रहे विजय शर्मा मुकाबले में हैं। अच्छा। और तीसरा एक प्रमुख नाम है, अब तक तो पिछले चुनाव तक सीधा मुकाबला होता रहा है। हाँ। बाकी प्रत्याशी 8-10 हज़ार वोटों तक सिमट जाते थे। हाँ। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ दम दिखाया है। शुरू से आम आदमी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई थी जी, उसमें दो मंत्रियों की सीटों पे थे जी, एक कवर्धा और एक कोरबा। जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ और मोहम्मद अकबर के खिलाफ दो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली शायद 10-12 लोगों की लिस्ट थी। हाँ, उसमें ही थे ये दो। और आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी हैं खड़ग राज सिंह। और ये बताना जरूरी है कि ये कवर्धा रियासत से भी जुड़े हैं। शाहपुर रियासत पूर्व विधायक हैं योगी राज सिंह, उनके चचेरे भाई हैं। अच्छा। हाँ। और ये इसके अलावा जनता कांग्रेस से सुनील केशरवानी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भी दल से खड़े हुए हैं। अच्छा। टोल 16 उम्मीदवार हैं। यानी बसपा से भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, जनता कांग्रेस से भी हैं, गोंडवाना से भी हैं। बिल्कुल, कई पार्टियों से हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो यहाँ का मुकाबला पिछले चुनाव के मुकाबले एकदम दिलचस्प है इस बार। हाँ। खास करके हम सब जान रहे हैं कि बीरनपुर कांड के बाद बीरनपुर के 2 साल पहले से जब कवर्धा में धार्मिक झंडों को लेके झगड़ा चला था। बिल्कुल, उसके बाद से थोड़ा सा माहौल यहाँ का गड़बड़ाया हुआ है। हिंदू ध्यान है वो वीडियो जिसमें अभिषेक सिंह उस समय थे और संतोष पांडे, ये ऐसे बड़े बड़े नेता, विजय शर्मा भी रहे होंगे, विजय शर्मा भी थे। ये लोग हिंदुओं का जुलूस लेके जा रहे थे, कहीं कुछ तनाव हो रहा था, बड़े तनाव का माहौल था। गनीमत की बड़ी हिंसा नहीं हुई थी, कोई पथराव जरूर हुआ था। उस मामले में ये जेल में भी थे। कौन? विजय शर्मा। अच्छा, ये जेल में थे। बाकी तो बाहर थे, लेकिन ये जेल में थे। जेल के लगे मुख्य आरोपी ये भी है। हाँ। तो इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा है। पिछली बार जितना आसान नहीं था, जितना बड़ा तो 59,000 की जीत थी। सबसे बड़ी जीत रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अकबर के नाम पे। इस बार सारी ताकतें झोंकी हुई हैं वहाँ हिंदूवादी संगठनों ने। खैर, जीत तो 464 से भी हो जाए अकबर की तो भी चल जाएगा। हालांकि वो कोशिश करेंगे कि अपनी लीड बरकरार रखें। अकबर का पहले भी बता चुका हूँ, ये चुनाव मैनेजमेंट के मामले में बहुत बेहतरीन माना जाता है। दूसरे लोग भी मानते हैं कि ये बहुत काबिल हैं। इस बार भी गांव-गांव जाकर काफ़ी जो चुनाव खर्च की सीमा रहती है आयोग की जी, उसके भीतर हो जाता है मैनेजमेंट। कभी नहीं होता वो, कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता। आप ठीक बोल रहे हैं, किसी का नहीं होता। और गांव-गांव जाके, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है, अकबर ये पहले से अंदाजा था कि प्रत्याशी कौन ही बनेगा, तो उनके लोग बताते तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो अकबर को अंदाज था कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन हो सकता है। अच्छा, तो तैयारी उसी हिसाब से थी, रणनीति उसी हिसाब से थी, तो कहीं से कोई कमी बाकी नहीं दिख रही थी। अच्छा। खैर, इन सब चीज़ में एक खड़ग राज सिंह का उदय हुआ है। हाँ। ये है योगी राज सिंह के चचेरे भाई, जैसे बता चुका हूँ। योगी राज सिंह कवर्धा रियासत के हैं, राजा हैं। इनकी माँ, पिताजी सभी विधायक रहे हैं। इनकी खुद भी कवर्धा से विधायक बनने की हमेशा से इच्छा रही। 2008 तक विधायक भी थे। हाँ। हुआ ये कि परिसीमन के बाद क्या हुआ कि परिसीमन के बाद बड़े नेताओं के बीच आपस में संबंध बिगड़े कुछ नहीं। रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज, अकबर, योगी राज, अकबर, धर्मजीत सिंह। ठीक। तो ये सीटों के जहाँ हेर फेर हुआ, तो एक दूसरे की तरफ फिर वो बात वैसी, संबंध वैसे नहीं रहे, तो दिल भी सरक गए। बिल्कुल सरक गए। पहले चुनाव में हुआ ये था, परिसीमन के बाद ये वीरेंद्र नगर खत्म हुआ, तो ये पंडरिया में आ गए। अकबर पहले वीरेंद्र नगर में मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है कि राम राज्य परिषद भी चुनाव लड़ती रही थी। वो इलाका ही राम राज्य परिषद का और बड़ा हिंदू भावनाओं वाला इलाका है। बिल्कुल। जहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर से जाके मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ते थे।
ये शायद जो इनके वहाँ नेता थे, सांसद वहाँ के संतोष पांडे, उनको भी हराए थे। नहीं, जो अकबर के जो नेता थे वहाँ, शिवेंद्र बहादुर सिंह, शिवेंद्र बहादुर जो सांसद थे, उनकी वजह से ही अकबर उस इलाके में गए थे। उस इलाके में गए थे। हाँ। और मुझे याद आ रहा है कि 98 में, पहले 93 में चले गए, चुनाव हार गए। उसमें वजह ये थी कि बी फार्म में चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया, उसको ध्यान है। हाँ, कुछ तो खैर कुछ दूसरा था, कम वोटों से हारे थे। 98 में उस समय सांसद बन चुके थे मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा नहीं चाहते थे कि अकबर यहाँ से लड़े। अच्छा। विद्याचरण जी भी नहीं चाहते थे कि यहाँ से लड़े। अच्छा। वहाँ थे शायद मेरे ख्याल से ठाकुर दरबार से 2 बार के विधायक, उधर इस तरह का कुछ नाम था। हाँ। वो हाँ वही है। तो उनको टिकट दिलाना चाहते थे। अकबर को समझाया भाई तुम रायपुर में रहते हो, रायपुर के कोई भी सीट आप पसंद कर लो। हाँ। तो चूंकि वो 5 साल वहाँ तैयारी किए हुए थे, तो वो तैयार नहीं हुए, अंत में खैर लड़े। एक समय छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता अकबर को वहाँ से लड़ने देने के खिलाफ थे। अच्छा। तो खैर लड़े और जीते भी, टिकट मिल भी गई क्योंकि वो बड़े हुए थे, तो मैं तैयार नहीं हुई, लड़े और जीते भी। अब सब कुछ ठीक रहा। 2008 में एक नया वो हुआ, परिसीमन हुआ। हाँ। वीरेंद्र नगर खत्म हो गया। हाँ। पंडरिया आगे अस्तित्व में। हाँ। योगी राज विधायक रहे पंडरिया से। हाँ। मतलब वीर कवर्धा से। अब ये पंडरिया से। हाँ। पंडरिया में जो चुनाव लड़े, तो माइनर वोट 1700-1800 वोट से जीत पाए थे। हाँ। योगी राज 2008 में हार गए। हाँ। वो सीट खाली हो गई। ये 2013 में यहाँ शिफ्ट हो गए, कवर्धा। हाँ। अकबर योगी राज का पत्ता साफ हो गया। उनका तर्क ये था कि वीरेंद्र नगर की बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर्धा में आ गया। ठीक भी था, जो भी रहा होगा, लेकिन योगी राज खाली हो गए। राजा हैं, अपना एक प्रभाव है राजाओं का। हाँ। तो उसके बाद से संबंध थोड़े से खटास हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में वो बागी भूमिका में आ गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में थे। तो टी.एस. सिंहदेव हेलीकॉप्टर लेके गए, उनको समझाए, वापस बुलाए और मान भी गए। दोनों भूतपूर्व राजा हैं, तो एक दूसरे की बात थोड़ा सुन लिए, मान भी गए। किस्सा खत्म हो गया। 5 साल वो खाली रहे, कोई दूसरा पद नहीं मिला। अभी सबसे रद्दी स्थिति वो लोग, उनके लोग बता रहे हैं, राहुल गांधी की सभा हुई। हाँ। उनको बुलाया भी नहीं गया, योगी राज को बुलाया भी नहीं गया। और अभी हैं कांग्रेस में। अच्छा। तो उसके बाद से फिर वो बागी हो गए पूरी खुल के। अच्छा। इस बार वो खड़क राज सिंह के प्रचार में निकल गए कर रहे हैं खुल के प्रचार। और तो कांग्रेस का एक नुकसान ये हो सकता है। हाँ। राजाओं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम लोग जानते भी हैं, बहुत बड़ा इलाका, बोरला का ट्राइब प्रभाव वाला। हाँ, आदिवासी इलाकों को, आदिवासी मतदाताओं की संख्या काफ़ी है और इस इलाके में प्रभाव भी है। ये इलाका अकबर का भी अच्छे प्रभाव का है। अच्छा। अकबर का अच्छा दबदबा रहा है। हाँ। खूब संपर्क है यहाँ। हाँ। अपार संपर्क जिनको कहा जाए। हाँ। तो ये दूसरी चीज़ ये है कि भाजपा यहाँ खूब मेहनत कर रही है। हाँ। ये भाजपा के सबसे हुआ ये कि सबसे मजबूत कैंडिडेट में थे। हाँ। जितने भी नाम चल रहे थे। अब इस दौरान, अभी चुनाव प्रचार के दौरान, पहले तक पैसा लेन देन बंटवारा, मतलब कि कोई घटना हुई कि पैसा बांट रहा है, उस तरह के काफ़ी तनाव थोड़ी बहुत कहीं स्थिति में आई। हाँ। लेकिन फिर भी कंट्रोल रहा, शांत रहा अपेक्षाकृत। लेकिन गांव सामाजिक बैठकें, सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ। लड़ाई काफ़ी संघर्षपूर्ण हो गया ऐसा, और ख़ास करके योगी राज के उतरने से। मुझको ये भी ध्यान पड़ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जो कि बड़ी तेजाबी और सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं जी, वो भी यहाँ के इस इलाके में अकबर के खिलाफ कोई अकबर और 150 अकबर पैदा करेगा, इस तरह का कुछ बातें बोल के गए, जिसपे चुनाव आयोग ने नोटिस जारी उनको एक गंभीर नोटिस दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा को। और मुझको क्यों ऐसा याद पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के संदर्भ में पहला गंभीर नोटिस हिमंता बिस्वा शर्मा को ही मिला है वहाँ से, कवर्धा से। हालांकि इस नोटिस का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि इससे कोई रोक लगे उनके ऊपर। आज मैं देख रहा हूँ कि वो फिर छत्तीसगढ़ में है और इलाके में वहाँ सभा ली है। हाँ, तो इस चुनाव आयोग का ये नोटिस जो है
इसका कोई मतलब नहीं रहता है ऐसे नोटिस का। आयोग के कोई ऐसे अधिकार नहीं दिख रहे, आयोग की कोई नीयत नहीं दिख रही। अगर आयोग गंभीर है तो आयोग को ये करना चाहिए था कि उनके छत्तीसगढ़ आने पे रोक लगा देती इस चुनाव में जी। लेकिन ऐसा किसी भी पार्टी का, मैं केवल हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिस पार्टी के लोग आपत्तिजनक बात करें, सांप्रदायिक या हिंसक बात करें, उनके आने पे रोक लगा देना चाहिए, तो पार्टियां अपने आप संभल जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो खपरा है, जैसा चाहते हैं वैसा बोलते हैं। दूसरा अब इसमें यह है कि यहाँ राहुल गांधी की भी सभा हुई थी। हाँ। राहुल गांधी की सभा अच्छी रही। हाँ। अमित शाह जी की भी सभा हुई। हाँ। और भी प्रमुख बड़े नेताओं की यहाँ सभा हो चुकी है, दोनों पार्टियों से। खूब बाहर से भी लोग यहाँ रायपुर से और दूसरी जगह से प्रचार के लिए वहाँ डटे हुए। ये बतलाओ आप मुझको, किसी ने मुझको कहा कि वहाँ इतने भगवाधारी पहुँच गए हैं जी कि कवर्धा के जंगलों के पेड़ जो हैं उनकी हरियाली कम दिख रही है, भगवा ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल है क्या वहाँ? उतना कुछ नहीं है, लेकिन माहौल तो है। पेड़ अभी भी हावी है। पेड़ भी हावी हैं और लेकिन पेड़ों की हरियाली से थोड़ा सा कम जी, तो ये भगवा है। सक्रियता काफ़ी है। हाँ। पहले के मुकाबले पिछले चुनावों को देखा जाए तो उस तरह उतनी सक्रियता नहीं थी जो इस बार है। ऐसा जी, तो धर्म उतर आया है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। ऐसा जी, यानी हिंदुत्व जो है अपनी सारी ताकत को लेकर कवर्धा में सक्रिय हो गया है। जी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा जिसका कल के मतदान से लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है 17 तारीख के मतदान से। वो ये है कि कवर्धा से लगा हुआ एक गांव है बिरनपुर, जिसकी विधानसभा सीट है साजा, जो बेमेतरा जिले में पड़ता है। जिला अलग होने से वहाँ मतदान 17 तारीख को होगा, लेकिन सीट जो है साजा वो कवर्धा से लगी हुई है। जो दो बड़े ताकतवर मंत्री हैं, एक अकबर एक रविंद्र चौबे, इन दोनों की सीट है वो। बिरनपुर का आपको याद होगा, कुछ नए लोग जो पहली बार इसको देख रहे होंगे उनके जानकारी के लिए, बिरनपुर में 8 अप्रैल को एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें एक साहू नौजवान मारा गया, बहुत गरीब परिवार का, भुवनेश्वर साहू नाम का, वो मारा गया सांप्रदायिक हिंसा में। उसके जवाब में 2 दिन बाद 10 तारीख की रात को एक मुस्लिम बाप बेटे मारे गए वहाँ के जंगल में। इन दोनों ही मामलों में दूसरे धर्म के 8, 10, 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उनके मामले अदालत में अभी ठीक से चल भी नहीं रहे हैं। इसको लेके बड़ा सांप्रदायिक तनाव हुआ। साहू समाज जिसने एक बेटा खोया वहाँ पे पहला उस हिंसा में, उस भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को, बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हैं, 25-30 साल नागपुर में हमाली किए हुए हैं। मैं उनका इंटरव्यू करने उनके घर गया था, ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी। उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है साजा से रविंद्र चौबे के खिलाफ। मेरे हिसाब से एक बड़ा राजनीतिक फैसला था। आपको ध्यान होगा जिस वक्त इस टिकट की घोषणा हुई थी, हमने राजनीतिक विश्लेषण किया था, तो मैंने कहा था कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक भी है और एक मास्टर स्ट्रोक भी है बीजेपी का, जिसने धार्मिक ध्रुवीकरण के इस माहौल में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी है जिसका बेटा कहा जाता है कि मुस्लिम भीड़ के हाथों मारा गया था, उसको टिकट दी। और ये कवर्धा की सीट जो है एकदम लगी हुई है। कवर्धा की सीट में शायद साहू वोटर भी हैं वहाँ पे, काफी वोटर, मतलब काफी संख्या में है, सबसे ज्यादा साहू मतदाता। अब आप देखिए कि इस कवर्धा को देखें, बगल के साजा को देखें, तो 2 किस्म के ध्रुवीकरण मुझको दिख रहे हैं। पहला ध्रुवीकरण मुझको जो 2 साल पहले कवर्धा से चालू हुआ हिंदू मुस्लिम तनाव को लेके, वो एक धार्मिक ध्रुवीकरण मुझको दिख रहा है। जो साजा में जो हुआ बिरनपुर गांव में, वो मुझको साहू समुदाय का एक ध्रुवीकरण अलग दिख रहा है, हिंदू बिरादरी का अलग दिख रहा है। और जब हम बिरनपुर और कवर्धा इन दोनों की सरहद को देखते हैं जो लगी हुई है, तो ये समझ में आता है कि ये बहुत बुरी तरह से एक धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है इन 2 सीटों पर, जिसमें से एक में कुछ अधिक हो सकता है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार मुस्लिम है, दूसरे में भी हो सकता है रविंद्र चौबे हैं तो ब्राह्मण हिंदू, लेकिन वहाँ पर दोनों समुदायों से लोग मरे, एक से एक, दूसरे से 2। और रविंद्र चौबे शायद आज तक उस गांव में
गए नहीं थे इनसे मिलने के लिए। अब चुनाव प्रचार के दौरान मुझको नहीं मालूम वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ने बीरनपुर को पूरी तरह से अनदेखा किया था, पूरी तरह से। ठीक बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो इसका नतीजा जो है साहू वोट, हिंदू वोट, इन सब की शक्ल में कवर्धा में भी सामने आ सकता है। ऐसा हो सकता है शशांक? बिल्कुल ऐसा। कवर्धा के बारे में और कोई बात? ये वैसे अपनी तरफ से कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है और बड़े फैसले उनके पास है। किसान वाला इलाका है, चना, गन्ना, कुछ कर्ज माफी का भी वहाँ अकबर वन मंत्री भी थे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वन का इलाका बहुत बड़ा है। हाँ, तो उन्होंने अपने विभाग के काम जितने हो सकते हैं वहाँ पर जी, वो उन्होंने आदिवासी, बैगा आदिवासी इलाकों में करवाए होंगे। और खासकर ये बैगा आदिवासी इलाके जो मध्य प्रदेश की सरहद के करीब हैं, वहाँ तक छत्तीसगढ़ की सरकार की पहुँच धीरे धीरे हल्की होने लगती है। तो उसमें हो सकता है इन्होंने अच्छा काम करवाया हो। दूसरा, अभी मैंने जैसे शशांक से पूछा कि क्या चुनाव आयोग की सीमा के भीतर खर्च हो जाता है, तो उन्होंने कहा किसी जगह नहीं हो पाता है खर्च। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, उसका छत्तीसगढ़ चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे एक परिचित हैं हन्नान मौला, सीपीएम के नेता हैं। ये बंगाल की हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा सीट से सांसद रहे 9 बार लगातार। लोकसभा सीट से, एक ही सीट से 9 बार लगातार सांसद रहे। ममता बनर्जी जिस लहर में, सुनामी में आई बंगाल में, उसमें वो हारे वहाँ से। मैंने उनसे पूछा था कि आपके चुनाव में खर्च कितना होता है। उन्होंने उस समय कहा था मुझको कि आखिरी चुनाव में उनके चुनाव आयोग की खर्च की सीमा शायद 19 लाख थी और उनका पैसा ही इकट्ठा 16 लाख हो पाया था पार्टी का, सीपीएम का। उसमें से भी पैसा बच गया था, पार्टी फंड में चले गया था। ऐसे भी लोग होते हैं। 16 लाख में लोकसभा चुनाव एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 9वीं बार जीते थे हन्नान मौला। आज वो सीपीएम की किसान परिषद के देश के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी साख है, बड़ी गरीबी से जीते हैं। मुझको उनके घर जाने का भी मौका मिला है, मैंने देखा हुआ है। बहुत साधारण तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बहुत सारे भेजे हुए हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है उनकी। देखते हैं क्या कर लेते हैं वो। चले अपन दूसरी सीट पे चलें शशांक। अब हम आते हैं कवर्धा के बगल की पंडरिया की सीट। पंडरिया की सीट बड़ी दिलचस्प है। जैसा शशांक ने भी कवर्धा के बारे में बताया कि एक वक्त अकबरी यहाँ से चुनाव लड़े थे, बहुत मामूली से वोटों से जीत भी गए थे यहाँ से। अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नीलू चंद्रवंशी हैं, भावना की तरफ, भाजपा की तरफ से भावना बोहरा है। मुझसे बोलने में गलती हो गई। पार्टी का नाम भाजपा है, कैंडिडेट का नाम भावना है, मैं उल्टा बोल रहा था। क्या है शशांक यहाँ पे पंडरिया में स्थिति? पंडरिया में भी वही बड़ी सभाएं हुई हैं। वही अमित शाह की सभा हो चुकी है और भी कांग्रेस से भी तमाम प्रमुख। पंडरिया में अलग नहीं हुई होगी, कवर्धा की अलग अलग भी हुई है। अलग भी हुई है। अच्छा। तो बाकी यहाँ धान, चूँकि ये अभी कर्ज माफ़ी एक इशू है, हाँ, ये दोनों जगहों में कहीं कहीं मुझे दिख रहा है ऐसा। हाँ, और तो कांग्रेस प्रत्याशी, भाजपा के घोषणा पत्र में कर्ज माफ़ी नहीं है। हालांकि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बोनस 2 साल का बोनस उससे अधिक हो जाता है। हाँ, लेकिन वो लोगों को कितनी बात समझ पाती पुराना बकाया है, पुरानी वायदा खिलाफी की भरपाई अभी करेंगे ऐसा नहीं। कर्ज भी जैसा एक सीमा रहती है अल्पकालीन ऋण की, उससे नहीं, मैं उसका कह रहा हूँ, बोनस का जो 2 साल का बकाया बोनस रमन सिंह की सरकार ने नहीं दिया था, उसी को तो अभी देने की बात भाजपा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कि अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को हम वो दे देंगे बकाया, अगर सरकार बनेगी तो। लेकिन सरकार नहीं बनेगी तो कुछ नहीं मिलना है इनको। बिल्कुल। तो यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी इतनी ताकत झोंकी है। और भाजपा की महिला प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत की सदस्य हैं भावना, काफ़ी सक्रिय रही हैं। खास करके महिला शिक्षा विक्षा को लेके बस चलता है, एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं।
वो इस तरह की बातें हैं उसको लेके काफ़ी प्रभाव दिखता है। हाँ। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जातिगत समीकरण कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। नीलकंठ वर्मा के चंद्रवंशी, लेकिन इसी पार्टी से जनता कांग्रेस के हैं रवि चंद्रवंशी। अच्छा, तो वो भी एक ही समाज के दो कैंडिडेट हो गए, एक कांग्रेस एक जोगी कांग्रेस। और ये रवि हैं काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं, काफ़ी सक्रिय, खास करके किसानों के मुद्दे को लेके। यानी आप जो बतला रहे हो उससे मुझको एक चीज़ लग रही है कि जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट से कांग्रेस कैंडिडेट के वोट कट सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है भाजपा कैंडिडेट को हो सकता है। कितना काटेंगे ये इस पर भी डिपेंड है करेगा, लेकिन नुकसान पहुंचाएंगे तो कांग्रेस को ही। लेकिन जोगी कांग्रेस को तोहमत भी तो यही लगती है। यही लगती है। इन सब के बीच में बसपा की पिछली बार 33,000 वोट मिले थे। 33,000 वोट। वही प्रत्याशी चैतराम राज इस बार भी मैदान में हैं। तो लेकिन एक फर्क है शशांक, पिछली बार जोगी कांग्रेस और बसपा मिल के लड़ रहे थे, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि वोट जो बसपा को मिलते हैं वो मोटे तौर पे बसपा के ही वोटर रहते हैं? ऐसा? हाँ, जोगी कांग्रेस से ज्यादा नहीं मिलता। ज्यादा चुनाव चिन्ह पे अपने चिन्ह पे लड़े थे। केवल सीटों का तालमेल था। ठीक, तो वो एक बात है। और यहाँ से मौजूदा विधायक हैं ममता चंद्राकर, उसकी जगह भी नया कैंडिडेट दिए गए हैं। उनकी टिकट काटी, ये कांग्रेस की थी, ममता चंद्राकर जी। तो लगातार दोनों की सक्रियता अच्छी है। ममता चंद्राकर की टिकट क्यों काटी होगी? क्यों ऐसा? बस बात वही आती, 35,000 वोटों से जीती थी, 37,000 वोट से जीती थी। 36,000 क्यों टिकट काटी कांग्रेस ने? जीत की संभावना कम थी। इन सब के बावजूद पारिवारिक थोड़ा कांग्रेस क्या आपने एक एक करके बहुत से एमएलए को बर्बाद होने दिए और देखते रह गई दूर बैठकर? बिल्कुल, मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छे वोटों से जीते, लेकिन उनकी टिकट काटना पड़ा था, यानी शिकायतों की वजह से। 22 एमएलए की टिकट अगर कांग्रेस ने काटी है तो आपने 22 एमएलए अपने बर्बाद हो जाने दिए, जिसमें से कई लोग तो 50,000 से जीते थे। उसमें एक चीज़ और भी है, पुराने कांग्रेस ही नहीं है, भाजपा भी देखेंगे, इससे पहले भी देखेंगे। 2008 में दर्जन भर विधायकों के टिकट काटे थे, जो 50-52 की सीट थी उसमें, लेकिन जीत के आधे ही आ पाए। ये प्रयोग किए हैं कि नए चेहरे से थोड़ी नाराजगी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहता है, वो कम हो जाएगा। पार्टी का निशान थोड़ी भूल जाते हैं। निशान नहीं भूलते। तो खैर यहाँ का तो ये पंडरिया जो है, इसमें आम आदमी पार्टी से भी कोई है? चमेली कुर्रे हैं। हाँ, वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से आम आदमी पार्टी ने पहले कवर्धा में घोषित किया था जी, अब यहाँ पे भी घोषित किया है। हाँ, और तो इनका कुछ वहाँ पे जमीन है इनकी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सभी जगह कार्यकर्ता तैयार करके रखे थे जमीनी स्तर पे, तो उस हिसाब से ठीक है, पूरी जगह नहीं उतार रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सक्रियता रही वहाँ उतारे हैं। मुझको क्यों ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं जी, वो भूपेश बघेल और कांग्रेस के खिलाफ दिल से नहीं लड़ रहे हैं, कुछ नूरा कुश्ती टाइप की चल रही है? बिल्कुल, थोड़ा सा पहली बार आप देख रहे होते हैं घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार को लेके वो एकदम परहेज किए, किसी तरह से बोलने से कुछ नहीं और आगे बढ़ गए, अपनी बात करके ख़त्म कर दी। तो अच्छा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का ये शायद एक वो है, असर है जी, कि ये एक दूसरे के खिलाफ खुल के नहीं लड़ रहे हैं जी। और अगर नहीं लड़ेंगे तो लोगों का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी अगर दिल लगा के छत्तीसगढ़ नहीं लड़ेगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 साल बड़े मुश्किल से ढांचा खड़ा किया था, अपनी पहचान बनाई थी, और अगर किसी दिल्ली के किसी गठबंधन के कारण यहाँ पर ये दोनों अगर इस तरह से मिलीजुली कुश्ती लड़ेंगे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी आम आदमी पार्टी, जो कि भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, तो शायद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी यहाँ, ऐसा लोगों का कहना है। देखते हैं क्या होता है। इंडिया गठबंधन बचना इनको ज़्यादा जरूरी लग रहा होगा। तो अपन अगले सीट पे चलें, यहाँ की बात हो गई हो तो। बिल्कुल। ये जो ममता चंद्राकर जो यहाँ पे 35,000 से वोट से जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो पंडरिया में कांग्रेस का साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? साथ दे रही है, ऐसा मतलब विरोध नहीं है, विरोध भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं कर रही है। दिक्कत ये है कि मतलब वो इसलिए भी विरोध करने की स्थिति भी नहीं है
वो अपेक्स बैंक के चेयरमैन है बैजनाथ चंद्राकर, उनकी भतीजी हैं। अच्छा, तो टिकट उनकी चाचा भी बैंक में है, जो सरकार का कई तरह से वास्ता पड़ता है बैंक सीधे से। तो अच्छा, तो वो बैजनाथ चंद्राकर पे भी जिम्मेदारी आई होगी कि भतीजी को समझा के रखना जरा। अच्छा, वैसे महिला सीधी सादी थी। कहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। टिकट तो आती जाती रहती है, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहना बड़ी बात रहती है। खैर, जिसकी टिकट कटती है उसको पता रहता है मैं दूर बैठा हूँ, मैं कुछ भी नसीहत। यहाँ भी मुकाबला नज़दीकी ही दिख रहा है पंडरिया में। जी, पंडरिया में नज़दीक दिख रहा है आपको। क्या ये कर्ज माफी के असर से? बिल्कुल, गांव देहात में कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भाजपा के 31 रुपए पे भूपेश का 3200। एकदम से नहीं, लेकिन और कर्ज माफी जी, ये दो चीज मिलके कांग्रेस को फायदा मिलेगा सभी जगह। थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा, सभी जगह मिलेगा। बिल्कुल ऐसा किसान सभी जगह हैं, कर्ज भी होगा, धान का दाम भी मिलेगा ज्यादा। तो कांग्रेस को घोषणा पत्र दोनों के आ जाने के बाद कांग्रेस फायदे में है, लग रहा है आपको। ठीक, अब हम आते हैं अगली सीट खैरागढ़। खैरागढ़ में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस से यशोदा वर्मा, भाजपा से विक्रांत सिंह। मैं पिछली सीट के बारे में एक बात बोलना भूल गया था। भावना बोहरा जो कि कैंडिडेट हैं भाजपा की, वो रमन सिंह की भांजी भी लगती हैं। उनकी शादी एक राजस्थानी जैन से हुई है जिनका सरनेम बोहरा है। ये सरनेम मुस्लिमों में भी दिखता है, धोखा मत खाइएगा। ये राजस्थानी जैन से शादी हुई है भावना की, रमन सिंह की भांजी हैं। दूसरी तरफ अब खैरागढ़ में जब मैं आता हूं तो देखता हूं यहाँ रमन सिंह के भांजे हैं विक्रांत सिंह, ऐसे ही है। बिल्कुल, कांग्रेस से यशोदा वर्मा, भाजपा से विक्रांत सिंह, जनता कांग्रेस से लक्की नेताम, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। पिछला चुनाव यहाँ से जनता कांग्रेस ने, जोगी कांग्रेस के देवव्रत सिंह ने जीता था। बड़े नौजवान और होनहार नेता थे, हंसमुख और मृदुभाषी थे। वक्त उनको समय के पहले ले गया। वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कौन जीते थे? वहाँ कांग्रेस जीती थी। मौजूदा विधायक हैं यशोदा वर्मा जो अभी मौजूदा विधायक हैं, इस बार कैंडिडेट हैं, यही उपचुनाव में जीती थी। कांग्रेस ने उन्हीं को दोहरा दिया है, जैसा कि भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी को दोहराया, ऐसे ही है। बिल्कुल, तो ये उनको दोहरा दिया है यहाँ से यशोदा वर्मा को। अब ये है कि जब ये टिकटें घोषित हुई दोनों तीनों, पहले इनकी हुई, रमन सिंह की शायद बाद में हुई, ऐसा कुछ हुआ। तो रमन सिंह पर परिवारवाद को लेकर हमले हुए और अभी तक राजनीति में भाई भतीजावाद सुनाई पड़ता था। यहाँ इन तीनों टिकटों से रमन सिंह और भांजी और भांजे की सीट से भांजा भांजीवाद यहाँ पे एक नया शब्द निकल कर आ सकता है। खैर, ये विक्रांत सिंह जो मेरी जानकारी है शशांक, ये पहले से सक्रिय रहे, रमन सिंह से परे भी। जी बिल्कुल, ये कोई चुनाव नहीं हारे, लगातार नगरीय निकाय, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। तो कुल मिला के बहुत सक्रिय हैं और उपचुनाव हर बार ये टिकट के दावेदार थे। अच्छा, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से कि सर्वे रिपोर्ट में आया था तो ही इसको टिकट दिया गया है, ऐसा बाकियों के मुकाबले मजबूत थे। ये टिकट शायद इसलिए भी नहीं मिल पा रही होगी, कहीं रमन सिंह लड़ते थे, कहीं अभिषेक सिंह लड़ते थे, फिर रमन सिंह लड़ते थे, फिर अभिषेक सिंह लड़के थे। इनका भी वही कहना था। हाँ। और इनके पिता वैसे 2003 में एक बार लड़ चुके हैं यहाँ से। अच्छा, तो सिद्धार्थ सिंह बड़ी दमदारी से लड़ रहे हैं, युवाओं की अच्छी फौज है इनके पास। और यहीं प्रियंका गांधी की सभा हुई थी। अच्छा, कुछ दिन पहले। हाँ, बड़ी घोषणाएं यहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, इसी सीट पर। कांग्रेस में थोड़ा सा विवाद ये है कि प्रत्याशी के आसपास कुछ लोगों के बीच में वो एकता जैसी स्थिति नहीं बन रही है। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत सामाजिक स्तर, क्योंकि ये लोधी बाहुल्य सीट है। हाँ, उस तरह की थोड़ी पुराने जो विधायक थे, ये कोमल जंघेल, हाँ, ऐसा पता चला कि वो भी पूरी तरह सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन विक्रांत खूब सक्रिय हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और मुझको ये भी पता लगा है, जो पत्रकार वहाँ गए थे उन्होंने बताया कि विक्रांत सिंह
जहाँ जाते हैं वहाँ महिला जितनी रहती हैं सभा में, छोटी रहे सभा, बड़ी रहे, जैसी भी रहे, महिलाओं के बीच उनका बहुत आकर्षण है। शायद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसा कुछ है, मिलनसार हैं, काफी ठीक मिलनसार। इसी तरह का पिछली सीट जो पंडरिया थी उसमें भावना बोरा जहाँ जाती है वहाँ पे लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, बच्चों की भीड़ लग जाती है, महिलाओं की भीड़ लग जाती है। खैर, तो खैरागढ़ की बात हम कर रहे हैं, यहाँ और पार्टियों का क्या है शशांक? हुआ ये खैरागढ़ में अब जनता कांग्रेस अब खत्म हो गई है, मतलब लक्की नेताम हैं, लेकिन पिछली बार ये सीट जनता कांग्रेस पर देवव्रत उसी चुनाव चिन्ह पे जीते थे। अब जितने वोट योगी जी के नाम पे मिल जाए लक्की नेताम को, युवा हैं ये भी, और ये बहनों ही हैं देवव्रत सिंह के, नरेंद्र सोनी। हाँ, ये आपने पिछली बार बताया था, देवव्रत सिंह के बहनोई हैं। हाँ, लक्की नेताम नहीं, नरेंद्र सोनी एक निर्दलीय, नरेंद्र सोनी निर्दलीय जी, नरेंद्र सोनी देवव्रत सिंह के बहनोई हैं जी। अच्छा, तो वो भी लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कुल मिला के ये गोंडवाना पार्टी जो है और जोगी कांग्रेस, ये दोनों हैं वहाँ मैदान में। बिल्कुल। तो आदिवासी वोट भी हैं क्या यहाँ पर? हाँ, है ना, हैं, जंगल का इलाका भी है कुछ, काफ़ी कुछ। आप मुझको एक बात बतलाओ कि ये बसपा, जोगी कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट हैं जी, इनका बड़ा नुकसान कांग्रेस और भाजपा में से किसको होगा? अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थिति बन रही है। ऐसा? बिल्कुल, ये एक फार्मूला सारे सीटों पे नहीं रहेगा, यानी ये पार्टियां कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, कहीं भाजपा को। और क्या ये सब पार्टियों का नुकसान एक ही को रहेगा, एक जगह नहीं, सब अलग अलग रहेगा? ऐसा? बिल्कुल। अच्छा, यानी इसका अति सरलीकरण गलत होगा। मैं कहूं कि ये सारी पार्टियां कांग्रेस के वोट नोचेंगी तो ऐसा कहना गलत रहेगा। अच्छा, तो अब ये सीधा मुकाबला जैसा दिख रहा है, हाँ, कांग्रेस और भाजपा के बीच, ठीक, थोड़ा कुल मिला के ठीक ठाक मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं अभी तक जैसा भी हो। अब अगली सीट डोंगरगढ़। कल परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए, बमलेश्वरी दर्शन को गए, एक जैन मुनि के दर्शन भी उन्होंने किए। वहां उन्होंने प्रचार नहीं किया, शायद उन्होंने उसको धार्मिक कार्यक्रम रखा जी, और वहां से चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, वहां प्रचार किया होगा। अच्छा भी है, धर्म और राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ऐसा सोच रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है ये, नहीं? बिल्कुल। धर्म और राजनीति को न जोड़ना अगर तय कर लें राजनीतिक दल तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। प्रधानमंत्री ने 2 धर्म के काम किए, चुनाव का कोई काम नहीं किया और चले गए। याद रखिएगा इस बात को, सभी को याद रखना चाहिए। अब उस डोंगरगढ़ से भाजपा के विनोद खांडेकर का नाम है, कांग्रेस से हर्षिता स्वामी बघेल का नाम है, यहाँ पर बसपा के भी हैं, जनता कांग्रेस के भी हैं जी, और भी हैं जी। क्या है यहाँ डोंगरगढ़ की स्थिति शशांक, आप बतलाओ। ये 2003 के बाद 2003 से 8 तक विधायक रहे मौजूदा भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर। अच्छा, कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हैं। ये शेड्यूल कास्ट की आरक्षित सीट है, ये आरक्षित सीट है। और कांग्रेस विधायक है भुवनेश्वर बघेल, उनकी टिकट काट के महिला प्रत्याशी उतारे हैं हर्षिता भारती बघेल को। हर्षिता स्वामी बघेल ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, अभी एमएलए थे भुवनेश्वर बघेल जी। उसकी टिकट क्यों काटी? बस वही एक कारण था, जीत के संभावना। अच्छा, पार्टी के प्रति, यानी सभी पार्टियां जिसकी टिकट काटती है बोलती हैं कि जीत की संभावना को देखते हुए हमने किया। बिल्कुल। अब इस संभावना का तो कोई पैमाना हो नहीं सकता जी। तो पार्टियों के जो गोपनीय सर्वे हैं, जिनकी टिकट काटनी रहती होगी, उसमें लिख देते होंगे कि हारने की आशंका है इसकी। बिल्कुल। ये जैसे डोंगरगढ़ और जैसे पंडरिया दोनों विधायक हैं, ये एक तरह से सीएम के भी विश्वास के थे। अच्छा, तो टिकट कटने का कोई एकमात्र आधार यही लगता है कि ये ऐसा, वरना सीएम के भरोसे के रहते हुए क्यों कटती टिकट? तो
अब ये है कि यहाँ नड्डा जी की भी सभा हो इनका क्या इतिहास है? हर्षिता स्वामी बघेल का? हर्षिता स्वामी बघेल जिला पंचायत की सदस्य हैं अभी। अच्छा। पढ़ी लिखी हैं और एक सतनामी समाज के बड़े लीडर हुआ करते थे, डॉक्टर टूमल लाल। हाँ, अविभाजित अर्जुन सिंह के जमाने में मंत्री थे। या कुछ आपने नातिन आपने पिछली बार बतलाया था। जी बिल्कुल ठीक। तो हर्षिता अच्छी सक्रिय है, मजबूत है, कैंडिडेट के रूप में ठीक है। और यहाँ नड्डा जी की सभा हुई थी। और इसमें एक चीज़ और भी है कि नड्डा जी आए लेकिन मंदिर नहीं जा पाए। हाँ, मैं कहीं पढ़ रहा था ये अपशकुन हो गया, तो ऐसा कांग्रेस हो गया। वाले वो कर आपत्ति किए, मतलब नारा वो एक बयान जारी कर दिए, कटाक्ष किए कि आप अपशकुन हो गया कि बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन नहीं किए। प्रधानमंत्री गोंदिया में थे, उनका अचानक प्रोग्राम बना एक दिन पहले कि आचार्य जैन संत तीर्थ भी है वहाँ पे, आचार्य विद्यासागर से मिलने हैं अभी। हाँ, तो मिलने के लिए आना है। तो पहले मंदिर दर्शन किए, फिर जैन मुनि से मिले, फिर उसके बाद चले गए। राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं एक दिलचस्प बात आपको बतलाऊं, शायद पिछले चुनाव की बात है ये जी। अमित शाह आए थे जी और डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर गए थे, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक दर्शनार्थियों वाला एक स्थान है जी। मेन रेल पटरी पर है, महाराष्ट्र से भी लोग वहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल, बाकी मैदानी इलाकों से भी जाते हैं। वहाँ से निकल कर जब आए अमित शाह तो उनका एक वीडियो सामने आया जी, जिसमें शायद माथे पर से तिलक को पोंछ रहे थे, एक किसी बोतल बंद पानी की बोतल के पानी से धो रहे थे। मैं नहीं जानता क्या है, न मैं इतना मानता हूँ टोटका कोई, लेकिन उसको लेके कांग्रेस ने शायद एक मुद्दा बनाया था कि बमलेश्वरी के तिलक को इस तरह से धोया था अमित शाह ने। तो मैं आपको बताऊं कि राजनीति और धर्म ये दोनों एक दूसरे का बेजा इस्तेमाल करते ही रहते हैं। धर्म जो है वो भी नेताओं का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, धर्मगुरु जी, और राजनीति भी धर्म का ऐसा ही इस्तेमाल करती है। ये दोनों जो है एक दूसरे की पीठ पे सवार होकर आगे पीछे चलते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि किसी ने माथे से तिलक धो लिया तो कुछ हो गया। हो सकता है उनके चश्मे पे कुछ गिर रहा होगा, उन्होंने धो लिया था। नड्डा आए और मंदिर नहीं गए और डोंगरगढ़ गए, वो अपशकुन हो गया। ये फिजूल की बातें चाहे जो पार्टी करे, मैं इनको नहीं मानता हूँ। और वोटरों को भी इतनी बारीक बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। धर्म आस्था की चीज़ है, जिसकी आस्था है वो जाए, उसकी नुमाइश करना भी ठीक नहीं है, न उसको विवाद बनाना ठीक है। बिल्कुल। तो अब ये मोदी जी चले गए तो नड्डा जी से जो कमी हो गई थी वो पूरी हो गई, ऐसा मान रहे हैं। तो अपन कुछ माँ बमलेश्वरी से कुछ पूछ सकते हैं कि आप संतुष्ट हो गई? नड्डा जी की सभा हुई थी प्रॉपर डोंगरगढ़ में नहीं थी, थोड़ी दूर में थी। हाँ। तो और भी कार्यक्रम उस दिन थे, तो एक कारण ये भी था। खैर मुकाबला अच्छा है और ठीक ठाक स्थिति में भी दिख रहा है। ये मुझको यहाँ पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से नारायण चंदेल दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो नारायण चंदेल पार्टी बदल के सीट भी बदल लिए हैं क्या? नहीं, ये सतनामी समाज से हैं, वो कुर्मी हैं। और वो दूसरे हैं भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है, जांजगीर चांपा से उम्मीदवार हैं, वो भी नारायण चंदेल ही हैं। जी जी, वो दूसरे हैं जी बिल्कुल, वो यहाँ नहीं आए हैं लड़ने के लिए। अच्छा, अब अपन आगे देखें, अगली सीट पे आते हैं। डोंगरगढ़ से मिलता जुलता नाम है डोंगरगांव। डोंगरगांव से मुझको क्यों याद पड़ रहा है, प्रदीप गांधी का यहाँ से कुछ लेना देना था। प्रदीप गांधी यहाँ से विधायक रहे हैं। अच्छा, विधायक रहे। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बने, रमन सिंह तो अपनी सीट खाली की थी। रमन सिंह के लिए जी, यही डोंगरगांव से पहला चुनाव, रमन सिंह पहला चुनाव यहीं से लड़े थे। पता नहीं मैं कैसे भूल जा रहा हूँ इस बात को, आपकी याददाश्त तो ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, डोंगरगांव में दलेश्वर साहू विधायक हैं। हाँ, अभी कांग्रेस के विधायक हैं, वही कैंडिडेट है। अच्छा, भाजपा से भरत लाल वर्मा जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा, हाँ, कितने पहले? ये रमन सिंह सरकार, पिछली सरकार में। अच्छा, तो और जनता कांग्रेस, हमारा राज पार्टी, भाजपा ने अपना पिछला हारा हुआ कैंडिडेट रिपीट नहीं किया है। ये नया चेहरा है विधानसभा। पिछली बार मधुसूदन यादव लड़े थे और हारे थे, अच्छे वोटों से हार गए थे, करीब 18-20 हज़ार के आसपास के वोट थे।
मधुसूदन का भी गड़बड़ था ना जी। मधुसूदन पहले नांदगांव के सांसद हो गए थे और नांदगांव के सांसद से उनकी जगह अभिषेक सिंह को टिकट दी गई थी जी। ऐसे ही था ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर राजनांदगांव शहर में अभिषेक सिंह और मधुसूदन इन दोनों के दो अलग अलग खेमे चलते थे जी। ऐसा ही था बिल्कुल इसी तरह का था ना कुछ वहाँ पर? बात जी। अच्छा खैर अपन उसकी बात राजनांदगांव में भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं उसको। तो यहाँ से कांग्रेस के दलेश्वर साहू जो मौजूदा विधायक हैं वो लड़ रहे हैं जी। भाजपा से भरतलाल वर्मा ये लड़ रहे हैं जी। तो ये क्या साहू कुर्मी आमने सामने है यहाँ? ये कुर्मी नहीं है भाजपा से। अच्छा ये लोधी समाज के हैं। वर्मा लोधी समाज के हाँ। अच्छा लोधी समाज की अभी अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे। तो जोगी कांग्रेस से भी मुकेश साहू का नाम दिख रहा है जी है। और हमारा आज पार्टी से छत्तर ये राम बताइए ये कई जगह मुझको दिख रहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट जिस जाति के हैं जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट उस जाति के हैं, सोच समझ के हैं क्या? ऐसा हो भी सकता है। हो भी सकता है। अच्छा हमर राज पार्टी पहली बार नाम आ रहा है इन सीटों में आज। ये जनपद सदस्य हैं छत्तर राम चंद्रवंशी। हमर राज पार्टी आपको याद होगा पहले एक सर्व आदिवासी समाज नाम का आदिवासी संगठन हुआ करता था जिसने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे जी। उस कैंडिडेट को 23,000 वोट मिले थे उपचुनाव में जिसमें कि कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसको बाद में अरविंद नेताम की अगुवाई में, वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी अगुवाई में उस पार्टी को एक राजनीतिक दल का दर्जा मिला और उसका नाम हमर राज पार्टी हो गया। उसको चुनाव चिन्ह बाल्टी मिला है। बिल्कुल बाल्टी मिला है। उसके कैंडिडेट कई जगह खड़े हो रहे हैं लेकिन वो केवल आदिवासी इलाकों में आदिवासी सीटों पे नहीं है, बहुत सारी जनरल सीटों पर भी हैं। जैसे ये डोंगरगांव की ये सीट जी बिल्कुल ये जनरल सीट है, अनारक्षित सीट है। इस पे भी हमर राज पार्टी के कैंडिडेट छत्तर राम चंद्रवंशी हैं। तब ये मुझको बतलाओ आप चार कैंडिडेट जो यहाँ दिख रहे हैं जी। एक साहू है, एक वर्मा है, एक साहू है, एक चंद्रवंशी हैं, ये सारे ओबीसी के हैं? नहीं, चंद्रवंशी ये ट्राइबल हैं। अच्छा, आदिवासी समाज। चंद्रवंशी आदिवासी हैं। आदिवासी समाज। नामों को लेके धोखा बहुत हो रहा है मुझको। ये आदिवासी समाज के जनपद सदस्य हैं। अच्छा हाँ, तो एक पर्टिकुलर पैच में इनका अच्छा वो है। ये कौन है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से नाम मुझको दिख रहा है नरेश मोटघरे। हाँ, ये कौन है? स्थानीय है पुराने। अच्छा। हाँ, और यहाँ भी टिकट के भाजपा से टिकट के दावेदार थे दिनेश गांधी। अच्छा, ये प्रदीप गांधी के भाई भाई ये भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। हाँ। तो ये फिर दावेदारी कर रहे थे। अच्छा। टिकट नहीं मिली तो ऐसी चर्चा थी कि वो निर्दलीय वगैरह कूद सकते हैं कुछ समर्थकों में, लेकिन वो नहीं लड़े। खैर, यहाँ समस्या ये है कि उनके लोग उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, ऐसा पता चला। दिनेश गांधी के भाजपा के। यहाँ चुनाव संचालक हैं नीलू शर्मा। नीलू शर्मा जो ये थे टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के अध्यक्ष थे, भंडार गृह निगम के अध्यक्ष। भंडार गृह निगम के उनके बेटे हैं। ये टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के अध्यक्ष थे अशोक शर्मा, उनके बेटे हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, ये भी भंडार गृह निगम के अध्यक्ष थे। अच्छा, क्या हुआ है, मैं जिस पीढ़ी का हूँ मैं कई लोगों को उनके पिता के नाम से जानता हूँ, उनके नाम से नहीं जानता। जी। अशोक शर्मा यहाँ से सांसद भी रहे। डोंगरगढ़ से चुनाव भी लड़े थे गीता देवी के खिलाफ। बहुत कम वोट से 700-800 वोट से हारे थे। खैर, तो वो चुनाव संचालन कर रहे हैं और भाजपा यहाँ पूरी दमदारी से किसी तरह का डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। मेहनत चल रही। कुछ विधायक के खिलाफ नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस विधायक के खिलाफ, लेकिन एक नज़दीकी मुकाबला है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली सीट है खुज्जी। खुज्जी बड़ी दिलचस्प सीट है। यहाँ से कांग्रेस की मौजूदा विधायक थी या अभी तक हैं वो हैं छन्नी साहू। सरकार से कई तरह का टकराव चलता था, मुख्यमंत्री से कभी कभी नाराज रहती थी। कांग्रेस की गुटबाजी में उनको टीएस सिंहदेव के खेमे की माना जाता था। वो अफसरों से उलझ जाती थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए। गरीब परिवार से निकल के आई थी। मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था मैं छत्तीसगढ़ी में जवाब दूंगी तो चल जाएगा क्या। उनकी वजह से मैंने पहली बार एक इंटरव्यू छत्तीसगढ़ी में किया था।
बड़े अच्छे उनके जवाब थे, बड़ा मीठा बोलती हैं, बहुत हंसमुख हैं। लेकिन कांग्रेस ने टिकट उनकी काट दी जी। क्यों काटी थी टिकट उनकी? टिकट काटने के पीछे सिर्फ एकमात्र वजह बताई, जीत की संभावना कम है, ऐसा जो बाकी के साथ हुआ है। तो हालांकि अच्छा। जो टिकट दी गई, जो मौजूदा 2 बार के विधायक हैं भोला राम साहू, हाँ। उनको ज़्यादा मजबूत माना, इसलिए टिकट दे दी। ये छन्नी साहू के पहले कौन थे वहाँ विधायक? ये भोला राम साहू थे। भोला राम साहू बैठे हुए विधायक थे जी। मौजूदा विधायक थे। 2018 में इनकी टिकट काट के छन्नी साहू को दी गई थी। अब छन्नी साहू की टिकट काट के भोला राम साहू को दी गई है। जी। अगला चुनाव जो है, जितने भी 2028 में होगा, कब होगा, जी। तो उसमें भोला राम साहू की टिकट काट के फिर छन्नी साहू को मिल सकती है। जी, अभी दूर कांग्रेस पराठा जैसे पलटती है ताकि एक चेहरे से जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। तो हो सकता है छन्नी साहू का भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है, उम्र भी कम है उनकी। बिल्कुल। चलिए, भाजपा से यहाँ पे कैंडिडेट है गीता घासी साहू। कौन है ये? जिला पंचायत की अध्यक्ष है। जिला पंचायत अध्यक्ष है। बिल्कुल। तो वो तो खुज्जी एक सीट से ज्यादा बड़ा साम्राज्य होगा इनका। जी जी। तो अभी ये वैसे कांग्रेस प्रत्याशी हैं भोला राम। एक बात बतलाओ मुझको शशांक, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष जो रहते हैं जी, कार्यकाल खत्म होने तक वो लोकप्रियता उनकी बढ़ती है कि खत्म हो जाती है? पहले इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर निर्भर करता है। आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर लोकप्रियता खत्म हो जाती है ज़्यादातर लोगों, मेरा अनुभव यही रहा है। जैसे कि पंचायत मंत्री शायद ही कभी जीतते हों, अधिकांश पंचायत बहुत कम मंत्री हार जाते हैं। एक्चुअल में इनको कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा रहता है। मैंने मध्य प्रदेश के समय से देखा, अर्जुन सिंह के बेटे राहुल सिंह शायद वहाँ पर पंचायत मंत्री थे, हार गए थे चुनाव उसके बाद में। पंचायत मंत्री जो रहते हैं, अजय चंद्राकर हारे, रामविचार नेताम हारे, अभी टीएस सिंहदेव तो नहीं है ना अभी पंचायत मंत्री, छोड़ चुके हैं। अभी कौन है पंचायत मंत्री? रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे के साथ मेरी शुभकामनाएं कि इस टोटके को तोड़ सकें। वो टोटके को तोड़ने के हिसाब से, बाकी तो मतदाता तय करते हैं। तो पंचायत मंत्री भी मैंने ऐसे ही देखे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का बोल रहे हैं जी। पता नहीं क्यों पंचायत मंत्री अलोकप्रिय हो जाते हैं, शायद इसलिए भी कि पंचायत विभाग का फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आता है इतना अंधाधुंध इतना ज़्यादा रहता है, विभाग में कई बार करप्शन होने लगता है बड़े पैमाने पर, शायद इसलिए हार जाते होंगे चुनाव। बिल्कुल। जैसे हमारा रायपुर में ही कहें, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही अविभाजित मध्य प्रदेश में। हाँ। ये छाया वर्मा। हाँ। विधानसभा का चुनाव तो हार गई थी। राज्यसभा भेजा गया। हाँ। अभी फिर विधानसभा लड़ रही है धरसीवा से। उनकी क्या हालत है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। वो 17 तारीख को है। जी। आज खुज्जी में आपको क्या लग रहा है? यहाँ बसपा भी है, जोगी कांग्रेस भी है, हमर राज पार्टी भी है, निर्दलीय भी है, क्या हाल है यहाँ खुज्जी में? पिछली बार जनता कांग्रेस की भी अच्छी खासी मौजूदगी थी। जनरल सी भाटिया, पुराने शराब कारोबारी, ये यहाँ से थे। करीब 15,000 वोट पाए थे। 15,000 वोट? जी। और वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गया अभी कुछ दिन पहले। अच्छा। मतलब ये चुनाव डिक्लेयर होने के ठीक पहले। चुनाव के पहले ही। तो भोला राम के साथ अभी ये शिकायत थी कि ये मैनेजमेंट पार्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा? बेटे ज़्यादा परिवार के लोगों पर ज़्यादा डिपेंड है, कार्यकर्ताओं को उपेक्षा कर रहे हैं। तो अभी शायद फटकार वटकार पड़ी है, इस तरह की बातें कुछ सुनने को मिली है। ऐसा? मैंने ठीक करो नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे, इस तरह का। तो थोड़ा मेहनत करते दिख रहे हैं। लेकिन ये कुछ दिक्कत है इस सीट में कैंडिडेट के साथ। लेकिन अब कर्ज माफी और धान का 3200 शायद थोड़ा मदद मिल जाए तो मिल जाए। और इन सब के बीच में हमारा राज पार्टी से ललिता कंवर भी हैं। हाँ, मुझको ध्यान है ललिता कंवर का। मैंने एक वीडियो देखा था, ये भाजपा छोड़ के आई हैं और ये घोषणा कर रही थी कि मैं हमारा राज पार्टी में आ गई हूँ, उसकी कैंडिडेट हूँ यहाँ से। जोश खरोश से बोल रही थी। वो वही है ना? वही। हाँ। और जिला पंचायत की सदस्य हैं। हाँ। और कुछ इलाकों को ये प्रभावित करने की कुछ वो कर सकती हैं। लेकिन ये बीजेपी छोड़ के आई हैं तो ये जो प्रभावित करेंगी उससे नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस बेल्ट से आती हैं, ट्राइबल बेल्ट है, वो परंपरागत तौर पे कांग्रेस के वोटर होते हैं। तो दोनों तरह के नुकसान हो सकता है। आप एक चीज़ बतलाओ शशांक मुझको, जहाँ पे 2 बड़ी पार्टियाँ हैं कांग्रेस और बीजेपी,
दोनों के कैंडिडेट साहू हैं जी, भोलाराम साहू हैं और गीता घासी साहू हैं जी। इस इलाके में जो साहू वोटर रहते होंगे जी, वो क्या सोच के वोट देते होंगे? देखिए ये स्थिति पहले भी बनते रही है, दो साहू आपस में टकराते हैं और कभी कभार स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी रहते हैं कि कौन दोनों में से बेहतर कौन है, क्योंकि सामाजिक रूप से जानते हैं फिर बेहतर कौन है ये बेहतर कौन जात के तो दोनों ही हैं, दोनों जो जीतेगा हमारा समाज जीतेगा। बिल्कुल, तो समाज तो जीता हुआ है ही जी। अब उसमें बेहतर छांट लो। अब उसमें हुआ क्या, मैं छोटे से एक उदाहरण बता रहा हूँ। 2009 में लोकसभा के चुनाव थे महासमुंद में। एक तरफ से कांग्रेस से मोतीलाल साहू थे और भाजपा से चंदूलाल साहू। तो मैं था, हमारे फोटोग्राफर थे, कैमरामैन भी हैं, विमल मिल, रिपोर्टिंग के लिए गए। तो पूरे इलाका खंगाल डाले, कहीं बैनर पोस्टर ये वो नहीं। तो ले दे के खंडारी के पास बढ़िया एक दुकान में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में ताश खेल रहे थे, दोनों पार्टी के लोग। तो अब वो बोले क्यों, क्या हालचाल है, क्यों प्रचार वचार नहीं दिख रहा है, क्या है? जबकि वो महासमुंद से बड़े हाई प्रोफाइल रही, विद्याचरण जी, अर्जुन से, अजीत जोगी, ब्रिजलाल वर्मा, पवन दीवान, पुरुषोत्तम कौशिक, बड़े बड़े लोग लड़े हुए हैं हाई प्रोफाइल। वैसे ही वो देखे थे। तो बोले क्या बताएं, दोनों पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति है। तो एक जगह नारा लिखा था, न लादेन न बुश, दोनों डहर साहू खुश। क्या बात है, बड़ी, न लादेन न बुश, दोनों डहर साहू खुश। क्या गजब की बात है। आहा, तो वो याद आ रहा था, तो उसमें याद आ गया। तो वो हुआ भी ऐसा ही फिर बाद में। थोड़ा आप एक विश्लेषण अगले किसी किस्त में ये भी करना कि जिन सीटों पे दोनों बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट एक ही जाति के हैं जी, वहाँ क्या संभावनाएं बनेगी। कई जगह हो सकता है 2 कुर्मी हो, कई जगह हो सकता है कि 2 अग्रवाल हों या कोई और हों, बिल्कुल कई हो सकता है। चलिए अगली सीट पे हम आते हैं। अगली सीट है मोहला मानपुर। ये इन 8 सीटों में शायद अकेली आदिवासी सीट है। बिल्कुल, ये बस्तर से भी लगी हुई है जी, और ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके से लगी हुई है जी। यहाँ पर नक्सली घटनाएं होते रहती हैं जी। यही इलाका है क्या जहाँ पर विनोद चौबे जी शहीद हुए थे? यही इलाका है वो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक बड़ा 22 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 28 लोग, हाँ 28 लोग शहीद हुए थे। रमन सिंह के समय की बात है। विनोद चौबे एसपी थे वहाँ के, राजनांदगांव के। जी, बड़े अच्छे, बहुत ही सज्जन इंसान थे, मेरे दोस्त थे जी। वो उस नक्सल मुठभेड़ में एक बार निकल कर बाहर आ गए थे जी, फिर दूसरों को बचाने के लिए गए भीतर, दूसरी बार नहीं निकल के आ पाए वो। उनकी शहादत बड़ी तकलीफ देह थी, बड़े बहादुर इंसान थे वो। तो ये वो मोहला मानपुर है जहाँ एक सबसे बड़ा नक्सल हमला हो चुका था उस वक्त जी, और 28 लोग शहीद हुए थे। बिल्कुल, 28 लोग, बहुत बड़ी शहादत थी वो। तो उस मोहला मानपुर में अभी कांग्रेस के इंद्र शाह मंडावी हैं जी, भाजपा से संजीव शाह हैं जी, लेकिन यहाँ पे जनता कांग्रेस जो कि जोगी कांग्रेस है उससे भी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी हैं, हमर राज पार्टी से भी हैं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से भी हैं और लोग भी हैं जी। क्या है शशांक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल? ये इंदर शाह मंडावी को रिपीट किया गया है, मौजूदा विधायक हैं। ये मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के? जी, हाँ। पूर्व आबकारी अधिकारी हैं। अच्छा। और दूसरा ये संजीव शाह हैं। तो ये आबकारी अधिकारी रहे हुए हैं तो इनको कोई चुनाव आयोग की खर्च सीमा वगैरह से ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। हाँ। और भाजपा से संजीव शाह हैं। हाँ। जो 2008 तक विधायक रहे हैं और उसके बाद ये मैदान में उतरे हैं। 15 साल बाद 2008 तक विधायक थे। अच्छा। हाँ, अम्बागढ़ चौकी रियासत से हैं और अच्छे भले इंसान हैं। अच्छा। बहुत सीधे सरल हैं। और इंदर शाह मंडावी के साथ ये है कि बहुत सारे खनिज वनिज जिस तरह की बातें हैं वहाँ हुई है, रेत वगैरह, तो उसको लेकर अप्रिय चर्चाएं हैं। कांग्रेस के विधायक थे, कुछ नाराजगी भी स्थानीय कार्यकर्ता जिसको मान मनोबल ये वगैरह करने की
कोशिश हुई है। ये रेत वगैरह का कांग्रेस के कई विधायकों के साथ बहुत सारे चर्चा थी, बहुत सारे विधायकों के साथ। बिल्कुल हाँ, वो नदी में मशीनें लगवा दिए, पट्टे वाली मशीनें, डंपर चल रहे हैं जी, और जिन महीनों में खुदाई नहीं होना है रेत की, उसमें भी रेत निकाली जा रही है। सभी तरह का चल रहा था, नहीं? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि तमाम 90 कॉन्स्टिट्यूंसी से ऐसी रिपोर्ट आती थी, सिवाय रायपुर भिलाई जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर जी, हर जिले से आती थी रिपोर्ट ऐसी। बिल्कुल। तो यहाँ थोड़ी सी राहत की बात ये है कांग्रेस के लिए कि जनता कांग्रेस के पिछली बार संजीत ठाकुर करके नाम से उम्मीदवार थे, वो करीब 28,000 वोट पाए थे। अच्छा, वो इस बार कांग्रेस में आ गए हैं। ये कांग्रेस में आ गए हैं। तो वहाँ के प्रभावशाली युवा नेता हैं। तो लेकिन कैंडिडेट जोगी कांग्रेस से अभी है नागेश पुराम हैं, दूसरे हैं। अमित जोगी मुझको इस बार उत्साह में अधिक दिख रहे हैं जी, यानी मैं उनको देखता हूँ धोती और कमीज पहन के चलते हैं, वो एकदम ही ठेठ आदिवासी अंदाज में चल रहे हैं वो जी। और खुद तो लड़ रहे हैं यहाँ से पाटन से मुख्यमंत्री और विजय बघेल के खिलाफ जी। दोनों को अच्छे से आलोचना दोनों की कर रहे हैं जी। और काफ़ी उत्साह में फुर्ती से चलते दिखते हैं मुझको। बिल्कुल बिल्कुल। कैंडिडेट भी हो सकता है उनके उत्साह में हो कुछ जगहों पर। हाँ, अच्छे कैंडिडेट मिले भी। हाँ, अच्छे कैंडिडेट मिले हैं उनको जी। जैसे किसी को रेत खदान अच्छी मिल जाती है उस किस्म का अमित जोगी को कैंडिडेट इस बार अच्छे मिले हैं कुछ, नहीं? बिल्कुल। तो अब ये है कि मैदान में 9 प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में ही दिख रहा है अभी तक। हाँ, और लेकिन ये बतलाइए मुझको जी, ये अम्बेडकराइट पार्टी जी, इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट सीट है उसमें खड़ा नहीं किया है कैंडिडेट। किए हैं कुछ जगह, लेकिन ये आदिवासी सीट है यहाँ भी खड़ा किए हैं। ये लगा हुआ है महाराष्ट्र से, इसलिए भी है थोड़ा असर है उनका। जी। महाराष्ट्र से आना जाना है। बिल्कुल। तो ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कौन है? प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है? दूसरी है। अच्छा, तो आपको माहौल क्या दिख रहा है? आपको याद है कि अंतागढ़ उपचुनाव हुआ था जब सारे प्रत्याशी भाग अलग हो गए थे, तो अकेले अम्बेडकराइट पार्टी से रूपधर पुड़ो ही बच गए थे मुकाबले में। तो पहली बार वो पार्टी चर्चा में आई। ऐसा? हाँ, एक ही कैंडिडेट क्योंकि वही चुन लिए गए। नहीं, विधायक भाजपा के बने। विधायक भाजपा बहुत जोरादार चुनाव। अच्छा, बाकी में और कोई नहीं रह गए थे। हाँ। अच्छा। ये हुआ मोहला मानपुर का। अब आज की 8 सीटों में से आखिरी सीट हमने अकबर की सीट से शुरू की थी, कवर्धा से, जो कि चर्चित सीट है, चर्चित रहेगी, मतगणना के काफ़ी राउंड निकल जाने तक चर्चित रहेगी। उसी तरीके से ये राजनांदगांव की सीट है। राजनांदगांव, यहाँ से 29 प्रत्याशी हैं। आप बतला सकते हैं 29 लोग क्यों हैं? जाहिर है कि यहाँ मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव में है। मुख्यमंत्री जगह जगह बोल चुके हैं कि गिरीश नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। मुझको 2 चीज़ें लगती है, मैं बतलाता हूँ आपको। कवर्धा में 16 प्रत्याशी हैं मैदान में जी, और राजनांदगांव में 29 हैं। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, प्रदेश की सरहद पर जहाँ जहाँ आरटीओ का बैरियर रहता है वहाँ से अखबारों की संख्या भी ज़्यादा रहती है और उम्मीदवारों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। मैं कुछ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूँ। आप अपने अपने इलाके में सोच के देखिएगा। काफ़ी कैंडिडेट मैदान में है यहाँ पे जी। खैर, देखते हैं। भाजपा से रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, कल जिन जगहों पे वोट डलने वाले हैं 20 उनमें से डॉक्टर रमन सिंह अकेले भाजपा कैंडिडेट हैं। कुल 1 सीट भाजपा के पास में है। एक भी सीट और मिलेगी तो भाजपा का फायदा होगा। लोगों का अंदाज दूसरा है कि ज़्यादा सीटों का भी फायदा हो सकता है। मैं कल के मतदान को प्रभावित करने का गुनहगार बनना नहीं चाहता। मैं आज सीटों का अटकल नहीं लगाऊंगा जी। तो मैं बिना सीटों के अटकल के बात कर रहा हूं। भाजपा से रमन सिंह राजनांदगांव में मौजूदा विधायक फिर से लड़ रहे हैं। कांग्रेस से गिरीश देवांगन, जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी, कई बार बोल चुके हैं
कितना और बोलें, वो लड़ रहे हैं। बसपा के कैंडिडेट हैं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। कौन समाजवादी पार्टी? मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ से पूछा गया कि अखिलेश ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कहा है कौन अखिलेश? अखिलेश ऐसा, ये वकीलेश की पार्टी से लड़ रहे हैं, आप जान लीजिएगा। यही है जो इंडिया गठबंधन में अखिलेश हैं, उनको कमलनाथ वकीलेश बोले। अखिलेश ने कल कांग्रेस के बारे में कहा कि बहुत ही चालू पार्टी है, ऐसे ही कहा है। उनका कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राजकुमार गिरीश देवांगन को चालू पार्टी का कैंडिडेट बोल रहे हैं कि नहीं, मुझको नहीं मालूम है। इसके बाद एक और दिलचस्प है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के मनीष देवांगन। आपको ध्यान होगा हमने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जो अमित बघेल हैं उनको इंटरव्यू किया था, यही है ना जी? बिल्कुल, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी वही है जी। उनका हमने इंटरव्यू किया था। वो एकदम घनघोर छत्तीसगढ़वाद वाले हैं। वो मुझको भी अगर मेरी जाति उनको पता लगती तो गैर छत्तीसगढ़िया मान लेते। वो मैं पैदाइश यहीं का हूँ, समझ लीजिए। खैर, तो इसके अलावा बहुत सारे और कैंडिडेट हैं जी। क्या स्थिति है राजनांदगांव में शशांक? देखिए, पिछले कुछ चुनाव में रमन सिंह को एक तरह से जब सीएम बने थे उसके बाद से चुनाव लड़ रहे थे तो वॉकओवर जैसी स्थिति रहती थी। कांग्रेस के यहाँ बड़े नेता इधर उधर छिटक जाया करते थे, कोई कुछ काम बढ़ता था या बूथों में कार्यकर्ता नहीं रहते थे। पिछली बार बड़ा कड़ा मुकाबला था, लेकिन कई जगह पोलिंग एजेंट भी नहीं थे कांग्रेस के। अच्छा, इस बार स्थिति इस बार लेकिन भूपेश बघेल की निगरानी में चुनाव हो रहा है जी। भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के बजाय राजनांदगांव जाकर जारी किया, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मफलर लपेटे हुए थे केजरीवाल की तरह, खांस रहे थे केजरीवाल की तरह, तो भी वो उन्होंने राजनांदगांव जाकर घोषणा पत्र जारी किया। काफ़ी देर तक बोले, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। गिरीश देवांगन वहाँ से लड़ रहे हैं, इसलिए सीएम वहाँ पर गए। खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले दुर्ग में नहीं गए, राजधानी रायपुर में नहीं रहे, लेकिन राजनांदगांव में गए वो। ठीक बात है ये? बिल्कुल हाँ। तो अब गिरीश के लिए इस बार कांग्रेस एकजुट दिख रही है। मतलब बूथों में भी बैठकें हुई है काफ़ी, क्योंकि ये संगठन के आदमी हैं इसलिए। और जो बाहर नेता थे सबको जिम्मेदारी दी गई, प्रमुख नेताओं को 4-4, 5-5 वार्ड की जिम्मेदारी दे चुकी हैं। व्यक्तिगत रूप से सीएम भी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, प्रचार तंत्र को किस तरह चल रहा है। मुझको ये पता लगा है शशांक की सीएम ने पार्टी की बैठकों में गिरीश देवांगन के राजनांदगांव से लड़ने के बारे में ये कहा कि इसने वहाँ एक एक गांव का दौरा कर लिया है जी। ऐसा कुछ था क्या? ये समय गुजार रहे थे क्या वहाँ? देखिए, इनका नाम रखा था जो मेरी जानकारी में चंदन यादव ने। अच्छा। उसके बाद सहमति दी और फिर सब सहमत हुए। हाँ, तो ये बातें आ गई। किसी और का टकराव नहीं था, कोई बड़े नेता का नांदगांव से कोई कैंडिडेट भी नहीं था जी। तो अब ये लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हैं। यानी मुझको ऐसा लगता है कि ये मुख्यमंत्री की निजी प्रतिष्ठा का मुद्दा है। दो तरीके से जान लीजिए, दो तरीके से। एक, पिछले 5 साल भूपेश बघेल की तोप का मुंह लगातार रमन सिंह की तरफ रहा जी। उन्होंने अगर किसी एक नेता का छत्तीसगढ़ में जमकर विरोध किया, उस पर जमकर हमला किया, तो अकेले रमन सिंह पर किया। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। दूसरा ये है कि उनके निजी कैंडिडेट के रूप में ये अकेले हैं गिरीश देवांगन, बाकी तो सभी पार्टी के कैंडिडेट हैं। निजी कैंडिडेट के रूप में यही अकेले हैं जी। तो इसका कुल मिला के असर ये है कि मैं तो ये मानता हूं कि भूपेश बघेल की निजी प्रतिष्ठा राजनांदगांव में दांव पर लगी हुई है। कल शायद इनका वहां पर रोड शो था बिल्कुल भूपेश बघेल का, बिल्कुल। वहां से बहुत उत्साहित होकर लौटे हैं। उनके साथ जो वापस आ रहे थे जी। उनमें से किसी एक ने मेरे किसी एक परिचित को कहा कि मुख्यमंत्री राजनांदगांव में जो उनको रिस्पांस मिला है रोड शो में, उसको लेके बड़े उत्साही हैं जी। बड़े उत्साह में हैं। ऐसा है क्या माहौल? हाँ, वो कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं ऐसा। हाँ, लेकिन मुझको लगता है कि रमन सिंह जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के वोटरों को ये भी लगता होगा जी। कि अगर भाजपा की सरकार बनी जी।
तो हो सकता है कि रमन सिंह मुख्यमंत्री भी बन जाए। बिल्कुल, ऐसा भी लग सकता है। ये भावना है। ये भावना है। हाँ। और गिरीश देवांगन के बारे में ऐसा कुछ है क्या कि खरोरा के रहने वाले हैं, वहाँ जाके लड़ रहे हैं? वो शुरुआत में काफ़ी विरोध भी हुआ कि बाहरी व्यक्ति हैं, प्रदर्शन भी हुआ, हर तरह की बात हुई, लेकिन हाँ। वो फिर बात आई गई हुई सीएम के सीधे हस्तक्षेप के बाद समझ में आ गया हाँ। कि इनको साथ देना ही है कि इनके पीछे साये की तरह सीएम खड़े हैं। बिल्कुल। तो पार्टी के भीतर फिर कुछ बचा नहीं विरोध करने का। बिल्कुल। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जो भी हो, भूपेश बघेल से कांग्रेस के कोई लोग मुंहजोरी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। बिल्कुल। आज की ये बात हम यहाँ खत्म करते हैं। 8 सीटों को हम पूरा कर चुके हैं। 8 सीटें, जिसमें राजनांदगांव कवर्धा जिले की सीटें हैं। कल इसमें वोट डल जाएंगे। कल शाम तक ईवीएम मशीनें जो हैं प्लास्टिक के डिब्बों में बंद होके सील हो जाएगी, जो खुलेगी बाद में। कब खुलेगी? 3 दिसंबर को खुलेगी। ठीक है। तो इन 8 सीटों की चर्चा हमने की है। हमारी पहले की 12 सीट बस्तर की, 8 सीटें नांदगांव कवर्धा की। इन सब के मतदाताओं से हमारी अपील है, आप जमकर वोट डालिए। जो पार्टियां और जो कैंडिडेट ये मानते हैं कि हम 2% से जीते हैं, 5000 से जीते हैं, 10,000 से जीते हैं, अगर आप बम्पर वोट डालेंगे, जैसा कहीं पर बम्पर धान की फसल होती है, ऐसा अगर आप बम्पर वोट डालेंगे, नेताओं के होश उड़ जाएंगे, पार्टियों के होश उड़ जाएंगे। वोटर को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। आपको जो ठीक लगे उसको वोट डालिए आप, लेकिन वोट डालने जाइए ज़रूर। घर पर बैठे मत रहिए, वोट डालने ज़रूर जाइए। बाकी बातें फिर अगली बार।